Hello everybody, welcome back to our YouTube channel, The Creative Minds Academy. आज की ये जो वीडियो है, ये उन सभी बच्चों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है जो अभी February 2026 से अपने बोर्ड एग्जाम्स देंगे। ठीक है, आज की इस वीडियो से हम लोग एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है बायोलॉजी बोर्ड बस्टर सीरीज फॉर 2026 एग्जामिनेशंस। इसके अंदर हम लोग क्लास 12th बायोलॉजी के प्रीवियस ईयर पेपर्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, ताकि आप लोग अपने एग्जाम के अंदर, अपने बोर्ड एग्जाम्स तक आप इतना प्रिपेयर हो जाएं कि आप अपना स्कोर जो है वो बूस्ट कर सकें एंड आपको समझ में आए कि किस तरीके का क्वेश्चन अगर आ रहा है तो आपको उसको किस तरीके से अटेम्प्ट करना है। ओके, दिस इज द पीवाईक्यू डिस्कशन सीरीज फॉर 2026 बोर्ड एग्जामिनेशंस। लास्ट ईयर भी हमने सीरीज लॉन्च की थी, उसको काफी जो है पॉपुलैरिटी मिली थी, तो इस साल दोबारा से मैं यही वाली सीरीज वापस लेके आई हूँ। ठीक है, अब सबसे पहले इस पर्टिकुलर सीरीज के बारे में कुछ बात कर लेते हैं। आप लोगों के बोर्ड एग्जाम्स आ रहे हैं। ठीक है, इट्स 30 दिसंबर 2025 टुडे। ठीक है, 25 इज ऑलमोस्ट गॉन। ठीक है, एंड 26 में आपके बोर्ड एग्जाम्स हैं। ठीक है, तो बोर्ड एग्जाम्स के अंदर अगर आपको अच्छे मार्क्स लेने हैं ना, तो उसके अंदर कुछ पर्टिकुलर चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। द फर्स्ट इज आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होनी बहुत जरूरी है। सिलेबस कंप्लीशन होना चाहिए। ठीक है, सिलेबस कंप्लीशन हो गया तो रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एंड रिवीजन अगर हो गई है तो अगर आप अच्छे रिसोर्सेज के साथ में, रिलायबल रिसोर्सेज के साथ में, कुछ ऐसे रिसोर्सेज के साथ में प्रैक्टिस करें जिनसे आपको मैक्सिमम आउटपुट मिल सके, तो आप अपने स्कोर को बहुत हद तक बूस्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो सैंपल पेपर्स बहुत इंपॉर्टेंट रोल इसके अंदर प्ले करते हैं। सीबीएसई का ऑफिशियल सैंपल पेपर ऑलरेडी हम लोग इसी यूट्यूब चैनल के ऊपर पहले डिस्कस कर चुके हैं। सीबीएसई ऑफिशियल सैंपल पेपर एंड साथ में जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं, वो आपकी प्रैक्टिस के अंदर एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। क्योंकि क्या होता है, सीबीएसई जो है रिपीट करता है क्वेश्चंस को। ठीक है, सीबीएसई रिपीट्स क्वेश्चंस। अब हो सकता है सेम क्वेश्चंस ना देखने को मिले, बट सिमिलर क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, यानी कि या फिर ऐसा देखने को मिल सकता है कि एक पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन लास्ट ईयर्स में भी पूछे गए, तो हो सकता है कि इस साल में भी वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल जाए। ठीक है, दूसरी बात आपको समझ में आता है कि आपको कौन से पर्टिकुलर चैप्टर से, कौन से पर्टिकुलर टॉपिक पे ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, एंड कौन से टॉपिक्स जो है वो थोड़ा सा कम वेटेज के अंदर पूछे जा रहे हैं। जैसे हर चैप्टर के अंदर ना कुछ टॉपिक्स जो होते हैं वो हमेशा 4-5 मार्क्स में पूछे जाएंगे। कुछ चैप्टर से कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो हमेशा एप्लीकेशन बेस्ड पूछे जा रहे होते हैं। सो वो सब चीजें आपको ना प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस करके समझ में आता है। जैसे जैसे हम लोग आगे बढ़ेंगे आपको समझ में आएगा। ठीक है, ये जो पूरा पीडीएफ रहेगा, ये आप हमारे टेलीग्राम चैनल जो कि द क्रिएटिव माइंड्स एकेडमी के नाम से, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं एंड कंप्लीट पीडीएफ को आप जाके जो है वो डाउनलोड कर सकते हैं। आज की अगर वीडियो की मैं बात करूं, तो आज की वीडियो में हम लोग 2025, ठीक है, जो मोस्ट रिसेंट प्रीवियस ईयर पेपर था, उसको आज हम लोग उसका डिस्कशन स्टार्ट करने वाले हैं। एंड एक और बात, मैं एक पेपर एक कंप्लीट वीडियो के अंदर नहीं कवर करूंगी, क्योंकि कई बार बहुत बड़ी वीडियो देखना भी स्टूडेंट्स के लिए ओवरवेलमिंग हो जाता है। सो आपको एक पर्टिकुलर पेपर के 3 से 4 पार्ट जो है वो देखने को मिलेंगे। ठीक है, हम कुछ कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस को डिस्कस करेंगे। जैसे आज की वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन ए डिस्कस करेंगे काफी डिटेल के अंदर। ठीक है, तो हम लोग उसको डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्टरी थोड़ा सा अभी आप लोगों को लग रहा है कि थोड़ा इंट्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, बट क्योंकि हम लोग आज से एक नई सीरीज की शुरुआत करने वाले हैं, तो मैं चाहती थी कि पहले आपको एक बार मैं बता दूं कि इस पर्टिकुलर सीरीज के अंदर आपको क्या क्या देखने को मिलेगा। ये सीरीज अगर आप फॉलो कर लेते हैं अच्छे से, तो आप आराम से 95+ मार्क्स अपने बायोलॉजी के बोर्ड एग्जाम्स के अंदर ग्रैब कर सकते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड से हैं चाहे आप सीबीएसई बोर्ड से। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस तो, सिलेबस तो से स्टेट बोर्ड के लिए भी सेम है एंड सीबीएसई बोर्ड्स के लिए भी सेम। ठीक है, सो जस्ट फॉलो द सीरीज रिलीजियसली। जो भी आपको डाउट्स होते हैं, आप लोग अपने डाउट्स को कमेंट सेक्शन में पोस्ट कीजिए, वहां पे मैं आपके सभी डाउट्स को आंसर करूंगी।
बिना किसी देरी के इस पर्टिकुलर सीरीज के फर्स्ट लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। और आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग 2025 का पेपर डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देती हूँ कुछ जनरल इंस्ट्रक्शंस के बारे में। टोटल 33 क्वेश्चंस पेपर के अंदर थे, ठीक है, एंड ऑल क्वेश्चंस आर कंपलसरी। हर कुछ क्वेश्चंस के अंदर आपको इंटरनल चॉइस देखने को मिलेगी। ऐसा भी देखने को मिलता है कि कुछ पर्टिकुलर सेक्शंस के अंदर ना हर क्वेश्चन में इंटरनल चॉइस है, ठीक है। तो सीबीएसई ना आपको भर भर के इंटरनल चॉइस देता है, ठीक है। अगर आप ढंग से फॉलो करते हैं, आप एक स्मार्ट स्ट्रैटेजी के साथ में अपने एग्जाम को अप्रोच करते हैं ना, तो आप बहुत इजीली मार्क्स क्रैप कर सकते हैं, ठीक है। क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 5 सेक्शन, सेक्शन ए बी सी डी एंड ई। सेक्शन ए के अंदर आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, जिसके अंदर आपको एमसीक्यूज एंड असर्शन रीजन देखने को मिलते हैं। 12 क्वेश्चंस जो होते हैं वो एमसीक्यू होते हैं, 4 क्वेश्चंस असर्शन रीजन। सेक्शन बी कंसिस्ट ऑफ क्वेश्चन 17 टू 21। ईच क्वेश्चन कैरी 2 मार्क्स। सेक्शन सी के अंदर 22 टू 28 क्वेश्चन जो होंगे वो सेक्शन सी है, शॉर्ट आंसर टाइप, 3 मार्क्स ईच, ठीक है। सेक्शन डी के अंदर दो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, क्वेश्चन 29 एंड 30, विच आर केस बेस्ड क्वेश्चंस, ठीक है। इनमें बच्चा अक्सर जो है वो थोड़ा कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, उनको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ती है। सेक्शन ई कंसिस्ट ऑफ 3 क्वेश्चन 31 टू 33, दीज आर लॉन्ग आंसर टाइप एंड ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। अब इन क्वेश्चंस के अंदर ना अंदर भी आपको पार्ट्स देखने को मिलते हैं, सब पार्ट, जैसे कि ए बी सी डी, ऐसे आपको सब पार्ट्स देखने को मिलते हैं। देर इज नो ओवरऑल चॉइस, यानी आपको सब क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं, बट इंटरनल चॉइस आपको देखने को मिलेगी। एक और बात आपने ध्यान रखनी है, अगर आप 33 क्वेश्चन लेट से हम अटेम्प्ट कर रहे हैं, उसके दो पार्ट्स है, ए और बी, ठीक है। अब बी के आगे 3 सब पार्ट्स है, ए के आगे 3 सब पार्ट्स है, ठीक है। तो अगर आपने देखा कि मुझे ए का 33 के ए का मुझे पहले दो पार्ट्स आते हैं, बट बी का मुझे थर्ड पार्ट आता है, ए का थर्ड नहीं आता, तो आपने ज्यादा स्मार्ट नहीं बनना। अगर आपने ए अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया तो आप सिर्फ ए के पार्ट से अटेम्प्ट करेंगे। अगर आप बी का कोई भी पार्ट अटेम्प्ट करके आएंगे, आपको उसके मार्क्स नहीं मिलेंगे। वाइसा वर्सा इज ऑल्सो ट्रू। जो भी पार्ट आपने पहले अटेम्प्ट करना स्टार्ट कर दिया उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का, आपको उसी पार्ट के जो है अटेम्प्शन के मार्क्स मिलेंगे। जो अदर पार्ट आपने अटेम्प्ट किया ऑप्शन वाला, उसके मार्क्स आपको नहीं मिलेंगे। ये बात आपने ध्यान रखनी है। वेर एवर नेसेसरी, नीट एंड प्रॉपरली लेबल डायग्राम शुड बी ड्रॉन एंड देर इज अ सेपरेट क्वेश्चन पेपर फॉर विजुअली इम्पेयर्ड कैंडिडेट्स, ठीक है। अब ऑफ कोर्स वी आर बायोलॉजी स्टूडेंट्स, तो डायग्राम्स बनाना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जहां पे आपको लगता है कि यहाँ पे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, आई शुड मेक अ डायग्राम, वहां पे भी आपने बनाना है। कुछ क्वेश्चन में उन्होंने बोला होता है विद द हेल्प ऑफ वेरिएबल डायग्राम, तो वहां तो आपने बनाना ही बनाना, क्योंकि वहां पे डायग्राम के मार्क्स। ओके चलिए, अब हम लोग आ जाते हैं मेन पार्ट पे। सेक्शन ए से स्टार्ट करते हैं, जहां पे आपको 16 क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, विच आर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। ईच क्वेश्चन कैरी 1 मार्क्स, यानी कि ये जो आपका सेक्शन है दिस इज ऑफ 16 मार्क्स, ठीक है। 16 मार्क्स का आपका ये सेक्शन है। हर क्वेश्चन के अंदर एक ही ऑप्शन करेक्ट है, मल्टीपल ऑप्शंस आर नॉट करेक्ट। ओके चलिए, लेट्स स्टार्ट। A man whose father was colorblind marries a woman who had a colorblind mother and a normal father, ठीक है। यानी कि एक मैन, ठीक है, एक मैन जो है जिनके फादर कलर ब्लाइंड थे, एंड ही मैरीज अ वुमन हु हैड अ कलर ब्लाइंड मदर एंड अ नॉर्मल फादर, ठीक है। उन्होंने शादी की एक विमेन से जिनके जो मदर थी वो कलर ब्लाइंड थी, बट फादर जो थे वो नॉर्मल थे। व्हाट परसेंटेज ऑफ मेल चिल्ड्रन ऑफ दिस कपल विल बी कलर ब्लाइंड, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बच्चे इस क्वेश्चन को देख के ना अक्सर घबरा जाते हैं। अभी रिसेंटली हमने मॉलिक्यूलर बेस ऑफ इनहेरिटेंस चैप्टर का एनसीईआरटी डिस्कशन कंप्लीट किया है, उसके अंदर भी आप लोग इसको बहुत ध्यान से समझ सकते हैं, बट हम लोग अभी इस क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अब देखो, इस क्वेश्चन के अंदर आप इजीली इसको कैसे अटेम्प्ट कर सकते हो मैं बाद में बताऊंगी, बट अगर ये क्वेश्चन आपसे ज्यादा मार्क्स में पूछ लिया जाता है, या अगर ऐसा ही क्वेश्चन पूछ लिया जाता, तो आप लोग ऐसे नहीं अटेम्प्ट कर सकते थे। तो कॉन्सेप्ट पीछे का समझना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब ना ध्यान से समझो, कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, ठीक है, मेरी राइटिंग के ऊपर नहीं जाना। कलर ब्लाइंडनेस जो होता है, इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर, ठीक है। इट इज एन एक्स लिंक्ड रिसेसिव डिसऑर्डर। जस्ट अ मिनट। यस, ठीक है। अब ये जो मैन है, ठीक है, मैन जो है वो एक्स क्रोमोसोम जो होगा वो अपनी
मदर से लेंगे, एंड जो वाई क्रोमोसोम है उन्होंने अपने फादर से लिया। बोला हुआ है कि फादर वॉज कलर ब्लाइंड, बट जो मैन है, ठीक है, जो मैन है, ठीक है, इन्होंने एक्स क्रोमोसोम अपनी मदर से लिया, वाई क्रोमोसोम अपने फादर से लिया। मैन के फादर जो है वो कलर ब्लाइंड है, बट मैन हिमसेल्फ इज नॉट कलर ब्लाइंड, ठीक है, ही हिमसेल्फ इज नॉट कलर ब्लाइंड। ये बात आपने ध्यान रखनी है, ये बात आपने ध्यान रखनी है। अब यानी कि इन्होंने अपनी मदर से जो क्रोमोसोम लिया वो नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम लिया, ठीक है, यानी कि हमें समझ में आ गया कि जो मैन है ही रिसीव नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम, नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम फ्रॉम हिज मदर। हमें समझ में आ गई इतनी बात, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इनका जो जीनोटाइप था वो एक्स वाई था। अब बात हो रही है इनकी वाइफ की, ठीक है, अब बात हो रही है इनकी वाइफ की, ठीक है। इनका जो जीनोटाइप होगा वो क्या होगा, एक्स एक्स होगा। यानी एक एक्स जो आएगा वो फादर से आएगा, एंड एक एक्स जो आएगा वो मदर से आएगा। अब इनकी जो मदर थी वो क्या थी, कलर ब्लाइंड थी, ठीक है, इनकी जो मदर थी वो क्या थी, कलर ब्लाइंड है। मदर इज कलर ब्लाइंड, फादर इज नॉर्मल, ठीक है। अब मदर कलर ब्लाइंड है, ठीक है, दैट मीन्स यहाँ पे जो मदर है शी मस्ट बी अ कैरियर ऑल्सो, ठीक है, शी मस्ट बी अ कैरियर ऑल्सो, ठीक है। तो इनका जो जीनोटाइप देखने को मिलेगा वो क्या देखने को मिलेगा, एक्स सी एंड नॉर्मल एक्स। ये नॉर्मल एक्स कहाँ से आया, फादर से, एंड एक्स सी ये कहाँ से आया, ये मदर से आया, ठीक है। अब क्या होगा, मेल से जो जीनोटाइप था वो ये था, जब इसको हमने क्रॉस करवाया इससे, ठीक है, तो हमें क्या देखने को मिलेगा, हमें क्या देखने को मिलेगा कि 50% ऑफ द मेल्स जो होंगे, ठीक है, जो 50% ऑफ द मेल्स होंगे वहां पे, तो ये जीनोटाइप आपको देखने को मिलेगा। एंड 50% के अंदर आपको ये देखने को मिलेगा, यानी कि जो 50% ऑफ द मेल्स होंगे वो इफेक्टेड होंगे, ठीक है, जो 50% ऑफ द मेल्स होंगे वो इफेक्टिव इफेक्टेड होंगे, 50% विल बी अनइफेक्टेड या नॉर्मल, ठीक है, 50% जो होंगे वो अनइफेक्टेड या नॉर्मल मेल्स होंगे, ठीक है। यानी कि उनके जो मेल चिल्ड्रन होंगे, क्या प्रोबेबिलिटी है कि उनके जो मेल चिल्ड्रन है वो कलर ब्लाइंड होंगे, द प्रोबेबिलिटी इज 50%, करेक्ट आंसर विल बी 50%, ठीक है। अब इसको आप लोग ना एक और तरीके से ना बहुत इजीली कर सकते थे। एक्स लिंक डिसऑर्डर की बात हो रही है यहाँ पे, ठीक है, किसकी बात हो रही है, यहाँ पे बात हो रही है एक्स लिंक डिसऑर्डर की। अब एक्स लिंक डिसऑर्डर के अंदर क्या होगा, एक्स लिंक डिसऑर्डर के अंदर जो मेल होगा, ठीक है, मेल को क्या है बेसिकली, एक्स क्रोमोसोम, जो मेल चाइल्ड होगा, जो सन होगा उनका, ठीक है, कपल का जो सन होगा वो एक्स क्रोमोसोम कहाँ से लेगा, मदर से लेगा, ठीक है। अब मदर के अंदर क्या होंगे, जो 50% ऑफ द क्रोमोसोम है वो इफेक्टेड है, तो हमें ये देखने को मिलेगा कि 50% ऑफ द सन्स कैन बी नॉर्मल एंड 50% ऑफ द सन्स कैन बी कलर ब्लाइंड। क्यों, क्योंकि वो एक्स लिंक रिसेसिव डिसऑर्डर है, एंड एक्स लिंक के अंदर अगर इफेक्टेड एक्स क्रोमोसोम जो है वो आ रहा है, तो जो मेल चाइल्ड होंगे वो क्या होंगे, बेसिकली इफेक्टेड होंगे, ठीक है। बट अगर नॉर्मल एक्स क्रोमोसोम आ रहा है तो नॉर्मल मेल चाइल्ड विल बी, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया है, थोड़ा सा बच्चों को घुमाने वाला क्वेश्चन था बट काफी अच्छा क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। दिस इज अ सिंपलर क्वेश्चन, GAEC स्टैंड्स फॉर, ठीक है, GAEC स्टैंड्स फॉर, हम एक काम करते हैं, पेन का थिकनेस थोड़ा इंक्रीज कर लेते हैं। GAEC स्टैंड्स फॉर जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी, ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमिटी इज द राइट आंसर, ठीक है। अब ये जो है बेसिकली दिस इज अ स्टैट्यूटरी बॉडी, ठीक है, अंडर, आप लोग ना इसके नोट्स भी बना सकते हैं वरना PDF तो आपको मिल ही जाएगा, मिनिस्ट्री
ऑफ एनवायरमेंट, ठीक है, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज इन इंडिया, ठीक है। अब हो सकता है वो आपसे पूछ ले कि जीएईसी किस लिए रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है, हो सकता है ये क्वेश्चन आपसे ना पूछे, ये पूछ सकते हैं कि जीएईसी किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है या वो किसके अंडर आती है, ठीक है। सो दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग, ठीक है, दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द यूज ऑफ जीएमओज, जीएमओज क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड organisms and their products in इंडिया, ठीक है। तो इंडिया के अंदर जीएमओ जो होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स, है उनके प्रोडक्ट्स को यूज करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी या उनको अप्रूव करने का, उनकी यूसेज को अप्रूव करने का रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होता है वो होता है जीएईसी, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्रूवल कमेटी के ऊपर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया, ये क्वेश्चन जो था वो काफी सिंपल था। चलो ये क्वेश्चन सिंपल था। अच्छा, मैंने ना यहाँ पे ये दो पीडीएफ भी ओपन किए हुए हैं ताकि मैं आपको एक बार क्वेश्चन पेपर दिखा दूं। ये जो है बेसिकली हम लोग ये वाला पेपर डिस्कस कर रहे हैं जिसका क्वेश्चन पेपर कोड था 5711, ठीक है, सेट 1 था ये, ठीक है। एंड ये देखो ये सीरीज थी, ये पूरा क्वेश्चन पेपर है, यही से उठा के मैंने अपना पीपीटी बनाया हुआ है, ठीक है। तो यही क्वेश्चंस अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। आपका जो क्वेश्चन पेपर है बाइलिंगुअल होता है, इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन पेपर है, इसका पीडीएफ भी आपको जो है टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। एंड ये मार्किंग स्कीम है, देखो अभी जब हम लोग आगे डिस्कस करेंगे आपको समझ में आएगा कि किस तरीके से, मैंने ना साइड में लिखा हुआ है कि अगर आप इतना अटेम्प्ट करेंगे तो आपको इतने मार्क्स देगा, क्योंकि सीबीएसई स्टेप मार्क्स देता है, ठीक है। तो यहाँ पे ना लिखे होते हैं कुछ पर्टिकुलर इंस्ट्रक्शंस जो जो एग्जामिनर्स होते हैं ना, जो चेक करते हैं पेपर को, उनके लिए ना यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस दिए होते हैं कि आप अगर क्वेश्चन ऐसे अटेम्प्ट किया हुआ है तो आपको मार्क्स देने हैं, ऐसे किया हुआ है तो नहीं देने, ठीक है। तो ये कुछ दिए होते हैं एंड दिस इज द आंसर की, ठीक है, ये आपकी मार्किंग स्कीम और आंसर की दोनों होती है, ठीक है। सीबीएसई की वेबसाइट पे आपको मिल जाती है, इसका पीडीएफ मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दे दूंगी, ठीक है। चलिए हम लोग दोबारा से क्वेश्चन पेपर के ऊपर वापस आ जाते हैं। नाउ इज द क्वेश्चन नंबर 3, मैच द आइटम्स इन कॉलम ए विद दैट ऑफ कॉलम बी। अब ये जो मैच द फॉलोइंग होते हैं ना, मुझे लगता है कि बच्चों के लिए थोड़े से आसान हो जाते हैं, क्योंकि अगर आपको ना 3 भी आते हैं, 2 भी आते हैं ना, तो भी आप ना बाकियों के अंदर थोड़ा गेस वर्क करके ठीक कर सकते हो, ठीक है। चलो हम लोग देखते हैं। एंड कई बार ना ऑप्शंस में ही इतना इजीली दिया होता है, लाइक जो आपको आते हैं वो दिए होते हैं, तो आपको समझ में आ जाता है कि अच्छा करेक्ट आंसर यही होगा, ठीक है। चलो देखते हैं। लेडी बर्ड बीटल, माइकोराइजा, बायोलॉजिकल कंट्रोल एंड बायोगैस, ठीक है, इनके रिलेटेड यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं, वो आपको मैचअप करने हैं, ठीक है। अब लेडी बर्ड बीटल की अगर बात की जाए, ठीक है, लेडी बर्ड बीटल की अगर बात की जाए, सो दैट विल रिलेट टू एफिड्स, ठीक है, दैट विल रिलेट टू एफिड्स। क्यों? क्योंकि एफिड्स जो होते हैं, ठीक है, दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल, ठीक है, सॉरी, जो लेडी बर्ड बीटल होती है ना, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एफिड्स, ठीक है। जो लेडी बर्ड बीटल होती है, जो लेडी बर्ड बीटल होती है, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बायोलॉजिकल कंट्रोल ऑफ एफिड्स, ठीक है। एफिड्स को कंट्रोल करने में लेडी बर्ड बीटल जो है वो हेल्प करती है, ठीक है। फर्स्ट का आंसर हो जाएगा सी। तो हमें समझ में आ गया कि या तो ये करेक्ट आंसर होगा या यू, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट इज माइकोराइजा। माइकोराइजा क्या होता है? माइकोराइजा इज द सिम्बायोटिक एसोसिएशन, ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखें तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ठीक है, दैट इज ऑप्शन नंबर डी, ग्लोमस, ठीक है। अब ग्लोमस क्या होता है बेसिकली? ग्लोमस इज अ जीनस ऑफ mycorrhizal fungi. ग्लोमस इज अ जीनस ऑफ mycorrhizal fungi। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब हमें समझ में आ रहा है कि यहाँ से भी एलिमिनेट हो गया, इसका करेक्ट आंसर ये होना चाहिए। बाकियों को भी देखते हैं। बायोलॉजिकल कंट्रोल की बात हो रही है, ठीक है। बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर अब कौन हेल्प करता है? बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर हेल्प करता है ट्राइकोडर्मा, ठीक है। ट्राइकोडर्मा क्या है? इट इज अ फंगल जीनस,
इट इज अ फंगल जीनस जो कि बायोलॉजिकल कंट्रोल में हेल्प करता है, ठीक है। एंड नेक्स्ट इज बायोगैस। तो बायोगैस का तो हमको पता है कि मिथेनोबैक्टीरियम जो है वो बायोगैस प्रोडक्शन के अंदर हेल्प करता है, ठीक है। इट इज द मिथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया, ठीक है। मिथेनोबैक्टीरियम जो होता है, इट इज द मीथेन प्रोड्यूसिंग बैक्टीरिया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, द प्रोसेस ऑफ मिनरलाइजेशन बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म हेल्प इन द रिलीज ऑफ, यानी कि आपको बताना है जो मिनरलाइजेशन का प्रोसेस होता है दैट इज कैरिड आउट बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, वो किस में हेल्प करता है। ऑप्शन नंबर 1 इज इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फॉर फ्रॉम ह्यूमस, बोथ ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम डेट्राइटस। डेट्राइटस क्या होता है, जो डिकम्पोज या जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है, ठीक है। Organic nutrients from humus, inorganic nutrients from detritus and formation of humus. So इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम ह्यूमस, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हो जाएगा। अब जिनको नहीं पता कि मिनरलाइजेशन होता क्या है, तो मिनरलाइजेशन इट इज द प्रोसेस, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ, ठीक है, इट इज द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है, ऑर्गेनिक मैटर इन ह्यूमस, ठीक है, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ह्यूमस, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ह्यूमस। रुको मैं थोड़ा साफ लिख देती हूँ, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स इन ह्यूमस, ठीक है, इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, ठीक है, इनटू इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स, यानी कि ऑर्गेनिक मैटर जो होता है उसको इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट्स में कन्वर्ट करने में हेल्प करता है ये प्रोसेस बाय माइक्रोबियल एक्शंस, ठीक है, थ्रू द एक्शंस ऑफ माइक्रोब्स। ये जो है दिस इज द डेफिनेशन ऑफ मिनरलाइजेशन, ठीक है। चलो आई होप अब आपको समझ में आया। Now is question number 5. Transplantation of tissues or organs to some patients often fails due to rejection of such tissues or organ by the body of the patient. Which type of immune response is responsible for such reactions? Human health and diseases से जब हमने immunity को डिस्कस किया था, बहुत डिटेल में इसको डिस्कस किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है, दैट विल बी सेल मेडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। जब भी क्या होता है बेसिकली किसी पेशेंट के अंदर ट्रांसप्लांटेशन ऑफ टिश्यू या ऑर्गन होता है, तो वहां पर क्या होता है बेसिकली जो बॉडी ऑफ द पेशेंट होती है ना वो कई बार उसको रिजेक्ट कर देती है, ठीक है, वहां पे ना रिएक्शन रिएक्शंस हो रही होती है। तो उसके लिए क्या रिस्पॉन्सिबल होता है, वहां पे जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है, ठीक है, वहां पे जो सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स है ना वो वहां पर उसके लिए वो जो रिजेक्शन रिएक्शंस हो रही होती हैं पेशेंट की बॉडी में, उसके लिए सेल मीडिएटेड इम्यून रिस्पॉन्स जो है वो रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ह्यूमोरल रिस्पॉन्स नहीं हो सकता, ऑटो इम्यून नहीं हो सकता, फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 अगेन इट इज मैच द फॉलोइंग। कॉलम ए के अंदर ट्रोफोब्लास्ट, ठीक है, इम्प्लांटेशन, इनर सेल मास और मॉड्यूला दिया हुआ है, आपको मैचअप करना है ह्यूमन रिप्रोडक्शन से ये क्वेश्चन है, ठीक है। चलो क्वेश्चन को देखते हैं, ये भी हमने बहुत डिटेल में डिस्कस किया था। आपको ना नीचे पूरा एक कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, उसका लिंक मिल जाएगा, क्लास 12 बायोलॉजी 2025-26, जिसके अंदर काफी चैप्टर्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, काफी अभी हम लोग एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज के थ्रू कवर करेंगे, ठीक है। सबसे पहले अगर आप, अच्छा अगर आपको देखना होता ना तो आप लोग यहाँ पे क्या करते हो ना, धीरे धीरे करके आप देखना स्टार्ट करते हो, ठीक है। चलो अगर मैं यहाँ पे इम्प्लांटेशन को देखूं तो इम्प्लांटेशन क्या होता है बेसिकली एम्बेडिंग ऑफ ब्लास्टोसिस्ट इन द एंडोमेट्रियम, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाता है वो क्या हो जाता है, बी का 1 हो जाता है। तो मैं क्या करूंगी यहाँ से ए और सी, इनमें से कोई एक होगा, ठीक है। अब ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है,
ट्रोफोब्लास्ट क्या होता है बेसिकली? ट्रोफोब्लास्ट इज द आउटर मोस्ट लेयर। ठीक है, ट्रोफोब्लास्ट क्या होती है? इट इज द आउटर मोस्ट लेयर। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए का फोर्थ, बी का वन, तो यहां से ये भी एलिमिनेट हो गया। ठीक है, सी का सेकंड, इनर सेल मास, ग्रुप ऑफ सेल्स दैट वुड डिफरेंशिएट एज एम्ब्रियो ऑफ कोर्स। ठीक है, जो इनर सेल मास होता है, ठीक है, इट इज द फ्यूचर एम्ब्रियो। ठीक है, दिस इज द फ्यूचर एम्ब्रियो। बहुत ही गंदी राइटिंग में लिखा हुआ है, दोबारा लिख देते हैं। इनर सेल मास, इट इज द फ्यूचर एम्ब्रियो। एंड मोरुला, ठीक है, मोरुला क्या होता है? इट इज द स्टेज ऑफ एम्ब्रियो विद 8 to 16 ब्लास्टोम ईयर्स। ये वाला जो स्टेज होता है ना, दैट इज बेसिकली 16 सेल स्टेज को ही हम लोग मोरुला बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 7। अगेन इट इज फ्रॉम, नो, इट इज नॉट फ्रॉम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, इट इज फ्रॉम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। ठीक है, चलो। The diagram given below shows labeling of four parts of a dicot embryo. Dicot embryo के आपको 4 parts दिए हुए हैं, P, Q, R, S। ठीक है, आपने क्या करना है, इनकी लेबलिंग बतानी है। अगर आपने डायग्राम पढ़ा हुआ है तो आप लोग इसको बहुत इजीली क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो। ठीक है, बहुत इजीली आप इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। फर्स्ट के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है यहाँ पे? दिस इज द जाइगोट। ठीक है, दिस इज द जाइगोट। क्यू के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? क्यू के अंदर आपको सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन देखने मिल रहा है। सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन आपको देखने को मिल रहा है। अच्छा, अगर आर की बात की जाए, आर इज द कॉटिलेडन। ठीक है, आर इज द कॉटिलेडन एंड एस इज द रेडिकल पोर्शन। ठीक है, एस इज द रेडिकल पोर्शन, आर इज द कॉटिलेडन। क्यू के अंदर आपको सस्पेंसर सेल का फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है, पी इज द जाइगोट। सो इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? जाइगोट। अच्छा, सीरीज क्या हो जाएगी? जाइगोट, सस्पेंसर सेल, ओके, कॉटिलेडन एंड रेडिकल। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे बच्चे ना कई बार देखते हैं प्रीम्यू लिखा हुआ है, ये सब देखे ना तो उसको टिक कर देते हैं। वो आपने नहीं करना, हर पार्ट को देखो, उसके बाद में करेक्ट आंसर को मार्क करें। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी। चलो, क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एम्प्लीफिकेशन ऑफ अ जीन ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, जीन ऑफ इंटरेस्ट को जीओआई से भी रिप्रेजेंट कर देते हैं। बाय यूजिंग डीएनए पॉलीमरेज में गो अप टू 0.1 million times, 1 billion times, 1 million times, 1 trillion times. Correct answer will be option number C, 1 billion times. ठीक है, correct answer will be option number C, 1 billion times. जो एम्प्लीफिकेशन होती है, ठीक है, एम्प्लीफिकेशन ऑफ डीएनए, इट इज कैरिड आउट यूजिंग पीसीआर। अब पीसीआर क्या होता है आप लोगों को पता है? पीसीआर इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। ठीक है, पीसीआर क्या होता है बेसिकली? इट इज पॉलीमरेज चेन रिएक्शन एंड ये क्या कर सकता है बेसिकली? इट कैन एम्पलीफाई डीएनए। ठीक है, इट कैन एम्पलीफाई डीएनए अप टू 1 बिलियन टाइम्स। ठीक है, एंड ये क्या करता है बेसिकली? ठीक है, ये क्या करता है? कुछ पर्टिकुलर डीएनए पॉलीमरेज को यूज करता है। ठीक है, यूजिंग थर्मोस्टेबल, ठीक है, थर्मोस्टेबल डीएनए पॉलीमरेज। ठीक है, लाइक टैग, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, 1 बिलियन टाइम्स। आप देख रहे हो कि 1 मार्क्स के क्वेश्चंस भी ना कितने सारे आपके कॉन्सेप्ट्स को कवर अप कर देते हैं। ठीक है, सो दैट्स व्हाई ना प्रीवियस ईयर पेपर्स का एनालिसिस, सैंपल पेपर्स करना बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि आप ना वो 3 घंटे के पेपर के अंदर, ठीक है, जब आप उसको सॉल्व कर रहे होते हो ना, तो आपके हर चैप्टर के कोई ना कोई कॉन्सेप्ट कवर हो रहे होते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। The sequence of nitrogenous bases in a segment of coding strand is given below. Very very important, यहाँ पर coding strand के सीक्वेंस दिए हुए हैं। ठीक है, कोडिंग स्ट्रैंड का सीक्वेंस आपको दिया हुआ है। चूज द ऑप्शन दैट शोज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस इन द एमआरएनए ट्रांसक्राइब्ड बाय द डीएनए। अब आपको कोडिंग स्ट्रैंड ऑलरेडी दिया हुआ है, आपको बताना है कि एमआरएनए का सीक्वेंस क्या रहा होगा जो डीएनए ने ट्रांसक्राइब किया। ठीक है, इसको लिख लें आप एक बारी, इसको लिख लेते हैं।
5 प्राइम ए ए टी जी सी टी ए जी जी सी ए सी 3 प्राइम। फॉर एमआरएनए क्या हो जाएगा? एमआरएनए के लिए क्या हो जाएगा? एमआरएनए क्या होता है बेसिकली? हाँ, आपको एमआरएनए का बताना है। सो ये क्या होता है बेसिकली? इट इज, पहले कुछ पॉइंट्स आपने याद रखना है। इट इज कॉम्प्लीमेंट्री टू टेम्पलेट। यहाँ पे आपको टेम्पलेट नहीं दी हुई, बट आइडेंटिकल टू कोडिंग स्ट्रैंड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कोडिंग स्ट्रैंड से आइडेंटिकल होता है, एक्सेप्ट, एक्सेप्ट क्या होगा बेसिकली? जो टी है, ठीक है, टी की जगह पे यू आ जाएगा। ठीक है, थाइमीन जो होता है वो यूरेसिल से रिप्लेस हो जाता है। यानी कि आपका आंसर क्या बनेगा? एमआरएनए सीक्वेंस क्या हो जाएगी? एमआरएनए सीक्वेंस हो जाएगी 5 प्राइम ए ए यू जी सी यू ए जी जी सी ए सी 3 प्राइम। दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर एमआरएनए सीक्वेंस। ठीक है, दिस विल बी द करेक्ट आंसर फॉर एमआरएनए सीक्वेंस। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया। बहुत इंपॉर्टेंट था, घुमाने वाला क्वेश्चन था। इसमें बच्चे अक्सर क्या कर देते हैं ना, ये सीक्वेंस को कंप्लीटली क्या कर देते हैं, वैसे लिख देते हैं। बट यहाँ पे टेम्पलेट नहीं दिया हुआ आपको, टेम्पलेट से कोडिंग नहीं बना रहे हो आप। कोडिंग दिया हुआ, कोडिंग से आप एमआरएनए बना रहे हो। जैसे आप देखो ऑप्शंस में भी आपको यही दिया हुआ है, ए ए टी। ठीक है, तो बच्चे क्या करते हैं ना, इसको देखने लग जाएंगे एंड वहां पे कुछ ना कुछ लाइक प्रॉब्लम कर देंगे, फिर उसके बाद में जो है आंसर जो है उनका वो गलत हो जाता है। ठीक है, करेक्ट आंसर विल बी ए ए यू जी सी यू। हाँ, सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ऐसा क्वेश्चन जो है ना वो पहले भी पूछा हुआ है सीबीएसई ने, इसलिए मैंने बोला क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अभी हम लोग 2025 का पेपर कर रहे हैं, फिर 24 का करेंगे, 23 22, आपको समझ में आएगा कि अच्छा ये तो मैंने पहले भी कर लिया है एक बारी। ठीक है, चलो। How many pollen grains and ovules are likely to be formed in the anther and the ovary of an angiosperm bearing 50 microspore mother cell and 50 megaspore mother cell respectively? यानी कि आपको नंबर ऑफ pollen grains बताने हैं, नंबर ऑफ ovules बताने हैं। ठीक है, अब ना देखो ध्यान से समझना। 1 माइक्रोस्पोर मदर सेल, साथ साथ में आप ना सॉल्व भी इसको करके देख सकते हो। वैसे बहुत इजीली हो जाता है, मैं इसका आंसर एक वर्ड के अंदर भी दे सकती हूँ, बट मैं चाहती हूँ मैं आपको एक बार एक्सप्लेन भी कर दूं। ठीक है, अब ये क्या होता है बेसिकली, इसकी प्लॉइडी होगी वो 2n। ठीक है, अब इसके अंदर क्या हुआ, मियोसिस हुआ। मियोसिस के बाद में क्या हो जाएगा, वहां पे 4 माइक्रोस्पोर बन जाएंगे। ठीक है, यानी कि 4 पॉलन ग्रेन्स बन गए। ठीक है, एक माइक्रोस्पोर मदर सेल से 4 पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो 50 से कितने हो जाएंगे, 50 इंटू में 4, यानी कि 200 पॉलन ग्रेन्स, 200 पॉलन ग्रेन्स आपको जो है देखने को मिलेंगे जो फॉर्म हो जाएंगे। ठीक है, नाउ इफ आई टॉक अबाउट मेगास्पोर मदर सेल्स। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल्स की अगर बात की जाए, 1 मेगास्पोर मदर सेल, इसकी भी प्लॉइडी 2n। यहाँ पे अब क्या होगा बेसिकली, ठीक है, यहाँ पे भी अब क्या हुआ बेसिकली, मियोसिस हुआ, 4 मेगास्पोर्स फॉर्म हो गए। अब इन 4 मेगास्पोर्स में से क्या होता है, 3 जो है वो डिजेनरेट हो जाते हैं, ओनली 1 सर्वाइव्स। एक क्या होगा, वो सर्वाइव करेगा एंड वो क्या बनाएगा बेसिकली, वो क्या बनाता है वहां पे, ओव्यूल बनाता है। यानी कि एक मेगास्पोर, अब मैं इसको एमएमसी से लिख रही हूँ। ठीक है, एक मेगास्पोर मदर सेल से एक ओव्यूल फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स 50 से कितने हो जाएंगे, 50 ओव्यूल्स फॉर्म हो जाएंगे। आपको यही बताना था, आपको बताना था कि कितने पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं, तो 200 पॉलन ग्रेन्स फॉर्म हो रहे हैं। ठीक है, एंड 50 मेगास्पोर मदर सेल से 50 ओव्यूल्स जो है वो फॉर्म हो रहे हैं। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 11 फ्रॉम द चैप्टर इवोल्यूशन। Evolution of modern man involves the following man-like primates. Choose the correct series of human evolution. ठीक है, अब ये आपको जो है वो क्या दी हुई है,
कुछ पर्टिकुलर सीरीज दिए हैं, आपको बताने इनमें से करेक्ट क्या होगा। अच्छा, हमको पता है कि लास्ट में तो होमोसेपियंस ही आएगा, तो ये तो रॉन्ग ही हो जाता है। अब अर्ली ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स जो थे, ठीक है, अर्ली ह्यूमन लाइक प्राइमेट्स जो थे वो कौन थे? देवर ऑस्ट्रेलोपिथिकेंस, ठीक है। उसके बाद में क्या हुआ, ठीक है, इनसे इवॉल्व कौन हुए? इनसे इवॉल्व हुए होमो इरेक्टस, उसके बाद में नेंडरथल एंड फिर होमो सेपियंस। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी। करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको पता तो आप बहुत इजीली इसको कर सकते थे। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, RNA interference or RNAi, it helps in making tobacco resistant to a nematode Melodigyne incognitia. Choose the correct option that shows how RNA interference is achieved. So जो RNA interference होता है, ये क्या होता है? It is a gene silencing technique, ठीक है। क्या होती है? ये एक जीन साइलेंसिंग टेक्निक होती है। क्या होती है? एक जीन साइलेंसिंग टेक्निक होती है, ठीक है। एंड इट इन्वॉल्व्स, ओके, इट इन्वॉल्व्स डबल स्ट्रैंडेड, ठीक है, इट इन्वॉल्व्स डबल स्ट्रैंडेड आरएनए, ठीक है, जो क्या करता है बेसिकली, दैट बाइंड्स टू टारगेट mRNA, ठीक है, एंड प्रिवेंट्स ट्रांसलेशन। सो वहां पे ट्रांसलेशन को प्रिवेंट करता है, उस तरीके से वहां पे आरएनए इंटरफेरेंस होता है, ठीक है। तो यहाँ पे यही है, प्रिवेंटिंग द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए, रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए, ट्रांसक्रिप्शन ऑफ डीएनए और रेप्लिकेशन ऑफ डीएनए। सो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आरएनए इंटरफेरेंस है। सो क्या होता है बेसिकली, जो ट्रांसलेशन ऑफ एमआरएनए होता है वो प्रिवेंट हो जाती है एंड उस तरीके से वहां पर जीन साइलेंसिंग अकर होती है। सो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर, ठीक है। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। अब हो गए एमसीक्यूज खत्म, अब आ गई बात असर्शन रीजंस की। इसको भी आप लोग, वो लोग मल्टीपल चॉइस में ही कंसीडर करते हैं, क्योंकि आपको ऑप्शन नंबर ए बी सी डी लिखना होता है। बट जब आप पेपर में अटेम्प्ट करेंगे ना, तो आप सिर्फ इतना ही मत करना कि ऑप्शन ए लिख दिया बी लिख दिया, नहीं। ए के अंदर क्या दिया हुआ, बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, वो भी आप लिख के आना, ठीक है। आपको 13 टू 16 में क्या देखने को मिलेगा, बेसिकली दो दो स्टेटमेंट्स देखने को मिलेगी। एक असर्शन लिखा होगा, यानी एक स्टेटमेंट दिया होगा, फिर उसका रीजन लिखा होगा, ठीक है। उसका क्या लिखा होगा, रीजन लिखा होगा। आपको बताना है कि क्या असर्शन और रीजन दोनों ठीक है, एंड क्या जो रीजन दिया हुआ है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं कर। ऑप्शन ए आप तब मार्क करेंगे जब दोनों ठीक है एंड जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन को, असर्शन को एक्सप्लेन कर रहे हैं। ऑप्शन बी आप तब मार्क करेंगे जब दोनों ठीक है बट रीजन एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहा असर्शन की। सी आप तब मार्क करेंगे जब असर्शन ठीक है, रीजन फॉल्स है, स्टेटमेंट ही फॉल्स है। डी आप तब मार्क करेंगे जब असर्शन फॉल्स है बट रीजन ट्रू। अब सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। असर्शन है सहेली इज द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन स्टेरॉयडल ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल, ये तो ठीक है। रीजन इट हैज बीन डेवलप्ड बाय नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी, न्यू दिल्ली, ठीक है, इसका रीजन भी ठीक है। सो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 14 को देखते हैं। वन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ जेनेटिक कोड इज डीजेनरेसी, दिस इज करेक्ट, ठीक है। जेनेटिक कोड की एक प्रॉपर्टी क्या होती है, वो डीजेनरेसी होती है। सम अमीनो एसिड्स कैन बी कोडेड बाय मोर देन वन कोडॉन, यही तो डीजेनरेसी होता है। डीजेनरेसी का मतलब ही क्या होता है बेसिकली, मैं लिख देती हूँ, ठीक है। डीजेनरेसी का मतलब होता है मोर देन वन कोडॉन, ठीक है, मोर देन वन कोडॉन कैन कोड फॉर सेम अमीनो एसिड, ठीक है। एक अमीनो एसिड के लिए बहुत सारे कोडॉन्स क्या कर सकते हैं, वो कोड कर सकते हैं, यही डीजेनरेसी होता है। तो करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। यानी असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, एंड रीजन जो है वो असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 15। Now, this is a bioreactor provides the optimal condition for achieving the desired product by providing
ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस, ये तो ठीक है, ओके। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स आर ऑफ स्टिरिंग टाइप। अब उन्होंने ये बोला हुआ है आपको, तो क्या होता है बेसिकली, नहीं ये तो जो है वो ठीक नहीं होगा। सो इसका जो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा असर्शन, ठीक है। रीजन जो है वो गलत है, सॉरी सॉरी। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर्स जो है वो स्टिरिंग टाइप के होते हैं, हाँ ये ठीक है, दोनों स्टेटमेंट्स ठीक है। बट क्या रीजन ये एक्सप्लेन कर रहा है, बायोरिएक्टर्स कोई भी टाइप के हो क्या कर रहे हैं, कुछ ऑप्टिमम ग्रोथ कंडीशंस प्रोवाइड कर रहे हैं, क्या वो सिर्फ स्टीयरिंग टाइप वाला कर रहा है, नहीं, वो एक टाइप ऑफ बायोरिएक्टर है, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर बी। असर्शन भी ठीक है, रीजन भी ठीक है, बट रीजन डज नॉट करेक्टली एक्सप्लेन, ठीक है, जो रीजन है वो असर्शन को करेक्टली एक्सप्लेन नहीं करता, ठीक है। चलो, आई होप यहां तक आपको समझ में आया। नेक्स्ट एंड द लास्ट क्वेश्चन फॉर दिस पर्टिकुलर लेक्चर, when the two genes in a dihybrid cross are situated on the same chromosome, okay, the proportion of parental gene combination is much higher than the non-parental type. This is true. Why? Due to linkage. ठीक है, क्यों, जब दो जीन्स वो सेम क्रोमोसोम पे प्रेजेंट होंगे ना, तो वहां पे जो पेरेंटल जीन कॉम्बिनेशन होगा दैट विल बी ऑलवेज हाइयर देन द नॉन पेरेंटल टाइप, ठीक है। तो इसका जो असर्शन हो जाएगा वो तो क्या हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। Higher parental gene combinations can be attributed to crossing over between two genes, ठीक है। अब ये जो है वो क्या हो जाएगा बेसिकली, ये गलत हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। वाई? क्योंकि क्रॉसिंग ओवर क्या होगा, लिंकेज के अंदर क्या होगा बेसिकली, लिंकेज जो होगा, ठीक है, लिंकेज की वजह से वहां पे न्यू नॉन पेरेंटल कॉम्बिनेशंस जो है, कॉम्बिनेशंस जो है, ठीक है, वो यहाँ पर प्रमोट होंगे, ठीक है। और जो लिंक जीन्स होंगे वो क्या हो रहे हैं बेसिकली, साथ में इनहेरिट हो रहे हैं, ठीक है, साथ में क्या हो रहे हैं, वो इनहेरिट हो रहे हैं, दैट मीन्स वहां पे जो कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी है वो वहां पर क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, ठीक है, वहां पे जो कॉम्बिनेशन फ्रीक्वेंसी वो क्या हो जाएगी, वहां पे कम हो जाएगी, ठीक है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, दैट विल बी ऑप्शन नंबर सी। असर्शन इज करेक्ट बट रीजन इज फॉल्स, ठीक है, रीजन यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो गलत हो जाएगा। हाँ, ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। सो आज की इस वीडियो के अंदर हमने सेक्शन नंबर ए को काफी डिटेल में डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट जो वीडियो आएगी इसके अंदर हम लोग सेक्शन बी से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। हम लोग एक काम करेंगे, सेक्शन बी, देखो अभी यहाँ पे ना क्वेश्चन भी लिखा हुआ है, उसके आंसर भी लिखे हुए हैं, एंड साथ में ना मार्क्स भी लिखे हुए हैं कि अगर आपने इतना अटेम्प्ट किया तो आपको कितने मार्क्स मिलेंगे। तो आपको समझ में आएगा कि अच्छा मेरे को इतना आता है तो मैं इतना अटेम्प्ट कर सकता हूँ, कर सकती हूँ, ताकि मुझे स्टेप मार्क्स मिल जाए, ठीक है। तो हम लोग एक काम करेंगे, नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग ट्राई करेंगे कि सेक्शन बी और सेक्शन सी दोनों को हम लोग डिस्कस करें, ठीक है। कोशिश करेंगे कि 3 से 4 वीडियोस के अंदर एक पेपर हमारा डिटेल में रैप अप हो जाए, ठीक है। चलो, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया। ये पीडीएफ जितना हमने आज डिस्कस की है वो आपको टेलीग्राम से मिल जाएगा, क्वेश्चन पेपर और मार्किंग स्कीम भी आपको टेलीग्राम से मिल जाएगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक द वीडियो, एंड आगे भी इस यूट्यूब चैनल के ऊपर एनसीईआरटी डिस्कशन सीरीज के अंदर भी बहुत सारे चैप्टर्स आने वाले हैं, सीयूईटी रिलेटेड बहुत सारी वीडियोस बायोलॉजी के लिए स्पेसिफिकली आने वाली है चैनल के ऊपर, सीयूईटी अपडेट रिलेटेड वीडियोस, नीट के लिए आपको बहुत सारी वीडियोस देखने को मिलेंगी। सो अगर आप चैनल पे नए हैं एंड आपने फर्स्ट टाइम यही वीडियो देखी है तो आप लोग प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, अगर कोई भी डाउट्स है, ठीक है, कोई भी डाउट्स है, जस्ट प्लीज पोस्ट योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एंड नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम लोग सेक्शन नंबर बी को जो है वो डिस्कस करेंगे, ठीक है। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, कीप लर्निंग।